हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। तो आज हम देखेंगे कार्बन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कार्बन का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन में करते हैं, क्योंकि कार्बन एवं उसके यौगिकों का जो अध्ययन किया जाता है वो कहाँ होता है, वो कार्बनिक रसायन। तो ये अलग से एक कार्बनिक रसायन होता है, इसको पढ़ना पड़ता है। उसी के अंतर्गत हम पूरे कार्बन के यौगिकों को पढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक छोटा सा केवल उसका दिया गया है पार्ट, कार्बन की उपस्थिति। जो कार्बन अगर हम देखें तो भूपर्पटी और वायुमंडल मिला के बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। अगर हम यहाँ देखें तो भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में 0.02% कार्बन ही उपस्थित है। और जबकि वायुमंडल में अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना उपस्थित है, 0.03% की इसकी मात्रा है। कुल मिला के दोनों को जोड़ दिया जाए तब पर भी 1% नहीं होता है। लेकिन कार्बन तब पर भी इतनी ज़्यादा मात्रा में हमें यानी कि देखने को ये है कि हमें सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलता है, इतना कम होते हुए। जैसे केरोसिन में हम देखते हैं, और ऑयल हो गया, घी हो गया, और जैसे हो गया अल्कोहल हो गया, विनेगर हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में कार्बन क्या होता है, उपस्थित होता है। कार्बन के अगर हम कार्बन के परमाणु के लक्षण के बारे में बात करें तो आवर्त सारणी में ये पी ब्लॉक के आवर्त सारणी जो है चौथे आवर्त के जो है, और ब्लॉक पी है, और वर्ग जो है इसका 14 नंबर है, उसी पे आता है। पीरियाडिक टेबल में हम अगर इसे देखेंगे तब वहाँ पर हमें पता चलेगा। क्लास 10 में था पिछली बार, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, अब सिलेबस कम हो गया तो ये निकाल दिया गया है। यह एक अधातु है, नॉन मेटल, और इसकी परमाणु क्रमांक संख्या जो होती है वो 6 होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या भी 6 हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो 6 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है। तो ये कार्बन जो है उदासीन कार्बन है। अगर इसकी परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर ऐड कर दे तो कुल मिला के 12 हो जाते हैं। तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, परमाणु द्रव्यमान 12 हो गया। अगर कार्बन को देखें तो 6 परमाणु क्रमांक और 12 इसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2-4, क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में देखा था KLMN। इस तरीके से हम बोरबरी के रूल के अनुसार हम इनको क्या करते हैं, भरते हैं। 2, 8, 18, 32 इस तरीके से भरा जाता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। जबकि संयोजकता की बात करें तो कितना होता है, ये 4 होता है। अब हम अगर बात करें कि कार्बन सहसंयोजी बंध क्यों बनाता है, या फिर इस तरीके से देखें कार्बन आयनिक बांध क्यों नहीं बनाता है। इसका मतलब यह है कि कार्बन अगर देखा जाए तो कार्बन के बाहरी कोष में जो कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस कंडीशन में उसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन खोना पड़ेगा, तभी वो अक्रिय उत्कृष्ट गैस बना सकता है। अब हमें ये देखना है कि कार्बन सहसंयोजी बंध ही बनाता है कि नहीं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि यदि हम देखें तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2-4, तो 4 ये देखिए, अगर 2 तो इसके पहली कक्षा में हो गए, और 4 इसके बाहरी वाली कक्षा में। तो बाहरी वाली कक्षा जो 4 इलेक्ट्रॉन है, यहीं क्या करेंगे, ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दें या तो 4 इलेक्ट्रॉन लें, तब जा कर के ये 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की या किसी परमाणु की यह होती है गुण कि वह क्या करता है, पहली कक्षा में यदि उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो जैसे हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो अक्रिय गैस बना लेगा, जैसे हीलियम का गुण रखने लगेगा, तो वो अक्रिय गैस की श्रेणी में चला जाएगा। तो ऐसे ही हर जितने भी परमाणु हैं वो क्या करना चाहते हैं कि वो अक्रिय गैस जैसा बनना चाहते हैं। सरकारी नौकरी एक जैसी की होती है, वैसे ही अगर किसी कक्षा में, बाहरी कक्षा में हीलियम को छोड़ कर देखा जाए और भी जैसे कि तत्वों को, तो 8 अगर इलेक्ट्रॉन उनकी बाहरी कक्षा में जैसे ही हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो नोबेल गैस की जैसे हो जाते हैं। मतलब नोबेल
गैस जैसे उनकी कक्षाएं पूरी भर जाती हैं। तो बस वहीं 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये इनकी कोशिश रहती है। ऐसी कोशिश में क्या होता है, अ, अगर ये कार्बन जो है अपनी बाहरी कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि 6 प्रोटॉन तो यानी नाभिक का है, और जैसे ही 4 और इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसमें देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है बराबर है, 6-6 दोनों है। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं तो बाहरी कक्षा तो पूरी तरीके से भर तो जाएगी, लेकिन जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस नहीं कर पाएगा, जिसको धारण नहीं कर पाएगा। यदि किसी को ज़्यादा मात्रा में खाना या रोटी खा ले तो उसको क्या होगा, वो पच नहीं पाएगा। वैसे इसी तरीके से इसमें अगर इसको 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते रख लेगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन रखना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को ले करके ऋण आयन नहीं बना सकता। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी इसकी अगर देखें तो ये है कि अगर दूसरा इसका देखें तो दूसरा प्लस क्या बना सकता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो धन आयन बना लेना चाहिए। लेकिन नाभिक में जो होता है 6 प्रोटॉन होते हैं इसके, और जो होता है ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर 6 प्रोटॉनों के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हम क्या करें उसमें यदि इलेक्ट्रॉन निकालें, और तो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ एनर्जी लगेगी, तो ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो होगा वो काफ़ी एनर्जी लगेगी इनको हटाने के लिए। इस वजह से ये 4 C+4 भी नहीं बना पाता, ना तो धन आयन बना पाता है और न ही ऋण आयन बना पाता। अब हम देखें तो कार्बन न तो C+4 बना पाया, न C4- बना पाया, न धन आयन न ऋण आयन। ऐसी स्थिति में ये फंस जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, साझेदारी करनी पड़ती है इसे। तो एक होता है, अब साझेदारी के जरिए ये अपनी कक्षाओं को पूरा करेगा। तो साझेदारी क्या है उसको अभी हम समझते हैं। पहले ये 2 पॉइंट देख लेते हैं, आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में अंतर क्या होता है। अब अगर यहाँ देखें तो आयनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक, अगर ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं, जबकि ये साझेदारी करके बने होते हैं। ये क्रिस्टलीय रूप से ठोस होते हैं, और ये क्या होते हैं, द्रव, गैस तथा उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, और जबकि ये कम क्रियाशील वाले होते हैं। ये जल में विलय होते हैं, जल में विलय नहीं होते, अविलय होते हैं। और ये क्या होता है, विलयन पिघली अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि ये पिघली अवस्था में कुचालक का रूप लेते हैं। इनमें गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होता है, जबकि इनका गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। उदाहरण के लिए जैसे नमक को अगर गलाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमें टेम्परेचर, और अगर इसको बॉयलिंग करना पड़े, उबालना पड़े, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। जबकि हम मेथेन गैस या फिर एल्कोहल को अगर गलनांक देखें तो बहुत ही कम होता है, और क्वथनांक भी बहुत कम होता है उनका। आगे हम अगर देखें तो इनके कुछ यौगिक के बारे में, जैसे देखें एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, इसका गलनांक 290, और अगर केल्विन में बात करें तो इतना, डिग्री सेंटीग्रेड में तो 17 है। और क्वथनांक की बात करें 391, और कार्बन की बात करें, डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो ये केल्विन है, ये इधर डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि 118 है। क्लोरोफार्म का ऐसे है, एथेनॉल का ऐसे है, CH3CH2OH, मेथेन का हो गया। अगर एथेनॉल की बात करें देखिए कितना होता है, इसका गलनांक -117 होता है, और क्वथनांक इसका 78 पे होता है। इन लोगों का इसीलिए बहुत कम गलनांक और क्वथनांक होता है, और जबकि आयनिक यौगिकों का क्या होता है, उनका ज़्यादा होता है। अगर हम इसमें बात करें तो कार्बनिक यौगिक के गुणधर्म निम्नलिखित है। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। इनसे क्या होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है। कुछ ऐसे अपवाद होंगे जिनसे होता है, जैसे कि हो जाएगा ग्रेफाइट से होता है चालन, जबकि ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे कि नहीं होता। कार्बन यौगिकों के गलनांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं, हमने अभी देखा, क्योंकि उनके अणुओं के बीच ये किस कारण से होता है, आकर्षण बल जो होता है प्रबल नहीं होता।
इसी वजह से आकर्षण और प्रबलन होने की वजह से ये क्या होते हैं, गलनांक क्वथनांक बहुत कम होता है। अब हम यहाँ देखें तो सहसंयोजी आबंध क्या होता है, इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म के साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। मतलब कि इसमें एक युग्म बनना चाहिए साझेदारी से, तब जाके इसे बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। हम सबसे पहले एकल आबंध के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन जैसे H2 अणु का बनना, तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। हम देखें तो एक हाइड्रोजन ये है, तो इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया है इस क्रॉस से, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को किया, क्योंकि H2 है तो 2 हाइड्रोजन होंगे। अब क्या करते हैं, इसको भी एक और चाहिए, इसको भी एक और चाहिए, तो 2 हो जाएंगे बाहरी कक्षा में, तो ये अपने आप की सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अब हाइड्रोजन अणु के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा तो साझा करेगा, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तो इसकी सरकारी नौकरी पक्की हो गई। ऐसे ही इनका भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाने सरकारी नौकरी पक्की, तो इसे साझेदारी के इलेक्ट्रॉन से बने हैं, H हो गया। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। उसके बाद हो गया हाइड्रोजन का एक अणु, एक इलेक्ट्रॉनों के साझे से ये एक इलेक्ट्रॉन के बीच में साझा हुआ है। अब हम देखेंगे कि O2 का बनना, तो O2 ये क्या है, ये O है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है ये 8 है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो 2 6 हो गया। तो ऑक्सीजन में देखें तो अगर ये 6 है बाहरी कक्षा में, तो इनकी सरकारी नौकरी तब लगेगी जब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हमें इस तरीके से रखना है कि इधर आगे रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन जो कि साझा करेंगे, ऐसे इनके भी 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस वजह से हम आगे रख रहे हैं कि जितना उन्हें चाहिए उतना ही हमें आगे रखना पड़ेगा उनको साझा करने के लिए। तो यहाँ भी 2 रखेंगे तो इधर से भी 2 रखेंगे, तो फिर क्या होगा, बाकी जो बचेंगे इधर उधर रख देंगे 2-2। इनके भी इधर उधर कर दिए। अब इनको जब आगे ले आएंगे तो इनको इस तरीके से जब मिलाएंगे तो इनका हो गया 4, और ये 4 2 6 2 8 हो गए। इनका देखेंगे 4 2 6 2 8 हो गए, तो इनका कंप्लीट हो गया। तो एक ऑक्सीजन जो है इधर से भी 8 पूरा बना ले रहा है, यहाँ से देखिए इस तरीके से पूरा 8 इसका हो गया इस ऑक्सीजन का। और इस ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका भी 8 हो गया, तो O2 अणु बन गया। इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। अब हम देखेंगे कार्बन के अपर रूप के बारे में। अपर रूप देखते हैं क्या होता है, जैसे कि जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता हो, जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, तो इन गुणों को उस तत्व के अपर रूप कहते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अलग अलग रूप में कहते हैं कि लेकिन ईश्वर एक ही है। तो उनके आंतरिक अगर देखा जाए तो जो आंतरिक रासायनिक गुण है वो तो सेम है, लेकिन बाहर से जो भौतिक गुण अलग अलग रूपों में है। तो ऐसे ही इस कार्बन को भी अलग अलग देखने के लिए कार्बन ही होता है, लेकिन वो भौतिक गुण देखने में अलग रूप में दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से सब कार्बन के ही बने होते हैं। जैसे अगर बात करें इनके अपर रूप हो गए, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गए। इसी तरीके से हीरा भी कार्बन से बना है और ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना है, जबकि फ्लोरीन भी कार्बन। लेकिन इनकी जो संरचना है वो अलग अलग तरीके से इनको बनाने में मदद की है। तो इन्हीं संरचना को जब बदल दिया जाता है तो उनके जो रासायनिक गुण होते हैं, उनके जो इनके अंदर का रासायनिक स्ट्रक्चर है, जो ये क्या कह सकते हैं, संरचना जो है इनका अलग अलग है सभी का। इनके जो भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण जो है सेम है। रासायनिक गुण में जैसे कार्बन हो गया, कार्बन से सब मिलके बने हैं, लेकिन इनका जो है संरचना अगर देखा जाए तो जुड़ने का अलग अलग तरीके से जुड़े हैं सबके सब, ग्रेफाइट फ्लोरीन ये सब। इसी वजह से हम इनको एक एक करके देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले हीरा की, डायमंड, यह जानते हैं काफ़ी भारी अत्यधिक कठोर पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से, और ये क्या है, रंगहीन, जो कि पारदर्शी होता है, चमकीला भी होता है काफ़ी। मुक्त इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति नहीं होती है,
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कार्बन इनके जो होते हैं, कार्बन के चारों जो कार्बन परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये दूसरे कार्बन परमाणुओं से पूरी तरीके से कंप्लीटली भरे होते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता और क्या होता है, विद्युत का चलन नहीं हो पाता है। चौथा पॉइंट करा, उच्च तापीय चालकता होती है इनकी। और क्या होता है, उच्च गलनांक भी बिंदु होता है, क्योंकि इनको अगर गलाना पड़े तो बहुत ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, ताप देना पड़ेगा, तब जाकर इनके कहीं न कहीं हम एटम को अलग कर पाएंगे। अब हम इसकी संरचना की बात करें तो यह बहुत ही बड़े अणुओं यानी कार्बन के बहुत बड़े अणु होते हैं, जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है चार अन्य 4 कार्बन परमाणु से, वो भी प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। वो भी मतलब कि ये जो बंध होता है इनके बीच बहुत ही मजबूत होता है। इसी कारण इसकी कठोर त्रिविमीय 3D जालक संरचना होती है। 3D भी और 3 डायमेंशन इनकी संरचनाएं बनाता है। इस बंध को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसका हम देखें तो ये, अगर यहाँ देखिए ये एक बिंदु है, जहाँ जहाँ बिंदु बने वो सब कार्बन है, तो ये एक कार्बन है और उसके ऊपर देखेंगे तो ये एक 2 3 4, तो एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना लिया इधर से। तो इनके जब चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए तो फिर ये क्या होगा, तो 4 बॉन्ड जब इनके कंप्लीट हो गए तो फिर ये कोई इसमें से इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तो जब पूरे के पूरे इनके चारों इलेक्ट्रॉनों ने भाग ले लिया, तो जब चारों इलेक्ट्रॉनों ने अपना अपना पूरा यानी कि जुड़ गए, तब कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रहा ही नहीं। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, बिजली या तो विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। और ये जो बंध बना है इसे मजबूत सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसका यदि हम बात करें उपयोग के बारे में बात करें तो आभूषण बनाने में होता है, और मार्बल, ग्रेनाइट और ग्लास काटने वाले चाकू में भी इसका प्रयोग करते हैं। अगला हम देखते हैं ग्रेफाइट, जो कि इसका अपर रूप है कार्बन का। यह भूरा होता है, काला पारभासी, जो कि चिकना तथा फिसलनशील होता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो पेंसिल में जो होता है देखेंगे तो बहुत फिसलन होता है उसमें। विद्युत का अच्छा चालक होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना, 3 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो भाग ले लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत का चालन हो पाता है। यह ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। विद्युत का तो चालन करता है लेकिन ऊष्मा का चालन नहीं हो। इनकी संरचना के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट के परमाणु की जो होती है परत दर परत संरचना दिखाई देती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ता है। लेकिन ये कैसा संरचना होती है, खटकोड़ी या रेखीय संरचना होती है, बनता है, और प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जो इसे विद्युत का अच्छा चालक बना देता है। परतें जो होती हैं एक दूसरे के वो दुर्बल वांडर बाल बलों द्वारा जुड़ी होती हैं, अतः एक दूसरे पर फिसलन कर सकती हैं। इसी वजह से इसमें फिसलन होती है, और इनके जो बाल होते हैं, इनके बीच जो दीवार होती है वो क्या होते हैं, उसे बोलते हैं दुर्बल वांडर वाल बल। इन्हीं द्वारा ये जुड़े होते हैं, जो कि बहुत कमज़ोर होती है, उसे दुर्बल वांडर वाल बल बोलते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये खटकोड़ी संरचना है, ये इनकी एक लेयर है, एक लेयर के नीचे फिर दूसरी लेयर यहाँ पर, फिर ऐसे तीसरी लेयर, ऐसे ऐसे सब लेयर चलती है। अगर इनकी बात करें जो खटकोड़ी संरचना है, यहाँ पर ये जो बंध है ये तो मजबूत है, लेकिन दीवारों के बीच में एक परत और इसके नीचे एक जो परत है, इनके बीच में अगर बात करें तो ये दुर्बल वांडर बाल बल बोलते हैं, जो कि कमज़ोर होता है। इसी की वजह से ये पेंसिल जो होती है अगर तोड़े तो बहुत आसानी से टूट जाती है। इसका प्रयोग अगर हम देखें तो इसका उपयोग जो होता है वो चूर्ण का प्रयोग मशीनों में इनके चूर्ण बनाकर पुर्जों के स्नेह के रूप में, स्नेह का मतलब लुब्रिकेंट, जैसे कि हम ऑयल डालते हैं साइकिल या मोटरसाइकिल में, ग्रीस लगाते हैं आसान चलने के लिए, ऐसे मशीनों को में भी यूज करते हैं इनके चूर्ण को कि सरल चले। और इसका सेल जो बैटरी होते हैं छोटे छोटे लाइटों में, उनमें इलेक्ट्रोड इसमें डाला जाता है। पेंसिल के लेड में जो होता है यही ग्रेफाइट का यूज करते हैं।
अब हम यहाँ देखें तो फुल्डीन कार्बन का ही एक अपर रूप है जो कि C60 की पहचान की गई थी सबसे पहले, जिसमें कार्बन के ये जो होती है फुटबॉल जैसी संरचना दिखाई देती है। अमेरिका के आर्किटेक्ट जो बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया था इसे, जो कि इन्होंने जियोडेसिक गुंबद के समान लगने वाले के जैसी संरचना थी, उससे इनका कंपैरिजन करके बताया, तो इसी से नाम इस अणु का फुलेरिन दिया गया। संरचना की अगर बात करें तो क्या होता है इसमें, C60 अणु की संरचना अत्यधिक क्या होती है, सममित होती है। इसमें कितने होते हैं, 20 हेक्सागन, मतलब खटभुज जो होते हैं 20 होते हैं, जबकि पेंटागन पंचभुज 12 होते हैं, से मिल के ये बनाई होती है संरचना। इसमें अगर देखें तो हम कार्बन 60 की जो संरचना है इस तरीके से रहती है। और इसमें जैसे खटभुज है तो इसमें कितने छः भुजाओं से मिल के जो बना हो खटभुज, और इनसे जो जुड़े होते हैं अगल बगल जैसे पंचभुज है, तो कुल 12 पंचभुज और 20 तुम्हारे रहेंगे, ये खटभुज रहते हैं। इसका उपयोग हम कैसे स्नेहक के रूप में करते हैं या फिर सुपर कंडक्टर अधिचालक के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखें तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की, जैसे इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, कार्बन की संयोजकता इनकी कितनी होती है और बहुल आबंध बनाने की क्षमता होती है। जैसे श्रृंखलन का गुण ऐसा होता है कि कार्बन ही कार्बन आपस में जुड़ता चला जाता है और ये एक लंबी चेन बनाने का गुण रखता है, तो इसी को हम बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। और इनकी संयोजकता तो हमें पता है, कार्बन की परमाणु की जो है ये 6 पे आता है, इनकी इलेक्ट्रॉन बिना 2 4 होते हैं, आयतन कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, और जबकि इनकी संयोजकता 4 होती है। अब यहाँ पे हम देखें तो जैसे बहुल आबंध बनाने की क्षमता, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन एक डबल बॉन्ड और एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध, यानी कि ये बनाने की प्रवृत्ति इसके पास होती है, तो इसलिए इसे बहु आबंध कहते हैं। और ये केवल स्वयं से भी बना सकता है और अन्य तत्वों जैसे ऑक्सीजन और हो गया नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि से भी एक से अधिक युग्म के साझा द्वारा ये बंध बना सकता है। तो ये कार्बन की ये गुण है, प्रॉपर्टी, जो कि ये इसमें खुद का एक गुण है कि वो क्या करता है, अपने ही और अन्य तत्वों से भी बना लेता है अन्य तत्वों से भी। अब अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिक के बारे में, तो कार्बनिक यौगिक के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे इसमें बर्जीलियस ने सबसे पहले बताया था कि कार्बनिक यौगिक का, ये बर्जीलियस फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने बताया कि ये जो कार्बनिक यौगिक है जीव जंतुओं द्वारा ही बने होते हैं, इनका निर्माण होता है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी या जैव शक्ति के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, कि कार्बनिक यौगिक के निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि कार्बनिक यौगिक के निर्माण में जैव शक्ति की उपस्थिति तो अनिवार्य है, और बर्जीलियस की यही धारणा क्या कहलाती है, जैव शक्ति सिद्धांत कहलाता है। इन्होंने कहा कि जितने भी कार्बनिक यौगिक बने हो सब जीव जंतुओं के द्वारा बने हैं, लेकिन इनकी थ्योरी तब गलत हो जाती है जब जर्मन के फ्रेडरिक वोहलर ने 1828 में प्रयोगशाला में क्या किया कि अकार्बनिक यौगिक को लिया, जैसे अमोनियम साइनाइड को ले करके इसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद इसमें इन्होंने प्राप्त किया क्या, यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया। तो अकार्बनिक से इन्हें प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया, और जिससे इनका ये सिद्धांत जो था किसका, ये बर्जीलियस का, वो गलत साबित हो जाता है, जिसे बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। ठीक है, ये समझ में आया। यूरिया का नीचे फार्मूला लिखा है NH2CO NH2। हाइड्रोजन के बारे में अब हम देखें तो हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना है। तो ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और किससे मिलकर बना हो, हाइड्रोजन से, उसे क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 और C2H4 हो गया इत्यादि। हाइड्रोकार्बन जो है अगर देखें तो ये दो प्रकार का में होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
इसमें अगर देखें तो एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन 2 भागों में बाँट दिया गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम सबसे पहले एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें, तो क्या होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि खुली विपरीत श्रृंखला होती है कार्बन परमाणुओं की, उन्हें क्या बोलते हैं? एलिफैटिक। तो इनमें क्या होता है, ये कार्बन-कार्बन जब जुड़े होते थे खुली श्रृंखला बनाते हैं। एक खुली क्या होती है, इनकी विपरीत श्रृंखला बनती चली जाती है। यह 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त, एक असंतृप्त। संतृप्त देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या तो एल्केन बोलते हैं। इसी का एक और नाम होता है पैराफिन होता है। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन-कार्बन अगर देखें तो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में क्या हो, हम उसमें सब में एकल बंध हो, तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 इसे बोलते हैं। ये फार्मूला याद रखिए, इससे पूछता भी है। अगर हम n की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो इससे एक तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 रखेंगे 2 एकम 2 प्लस 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही इस फार्मूले में हम 2 रखें तो इसमें हम चेक कर रहे तो 2 दूना 4 में 2 जोड़ दे 6 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। ऐसे प्रोपेन हो जाएगा। ये बहुत कह रहा है कि कम अभिक्रियाशील होते हैं और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, इसलिए इन्हें पैराफिन भी कहा जाता है। अभी हम आगे देखेंगे प्रतिस्थापी अभिक्रिया भी देखेंगे, जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन जो होता है जैसे मीथेन को हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये इनको प्रतिस्थापी भी पैराफिन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रतिस्थापी अभिक्रिया देते हैं। इसके बाद हम देखें तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर देखें, जैसे मीथेन का देखें तो n बराबर 1, यहाँ 1 रखेंगे तो CH4 मिलेगा। इसको हमें याद करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे कार्बन 1 2 3 4 5 7 8 9 10 का नाम याद करना पड़ेगा। एक कार्बन के लिए हम मेथ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, METH है। अब हो गया सेकेंड 2, एथ हो गया, प्रोप हो गया, ब्यूट हो गया, पेंट हो गया, हेक्स हो गया, हेप्ट हो गया, ऑक्ट हो गया, नॉन हो गया, डेक हो गया। ये हम IUPAC नेम में पढ़ते हैं तो इसलिए हम यहीं पर थोड़ा बहुत दिखा दे रहे हैं इनका नाम और इनकी संरचना सूत्र, तो साथ में देखते चलेंगे, दोनों तो सही रहेगा। अब इनके जो संरचना सूत्र अगर हम बनाएंगे तो हाइड्रोजन चारों तरफ से जुड़ा है, इसलिए कार्बन के चारों तरफ हम एक एक अगर सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें तो ये ऐसा कुछ बनेगा। अब इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना अगर बनाना हो तो कार्बन को बीच में लिखेंगे, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन है तो 4 इनके तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, तो 4 हाइड्रोजन चारों तरफ जुड़ जाएंगे। हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर इसको हाइड्रोजन को पूरा कंप्लीट, इसको फिर इसको, और ऐसे बीच में कार्बन ये है तो ये 2 2 4 2 6 ये भी लेकर के पूरा 8 बन गया। सरकारी नौकरी सबकी हो गई। ठीक है, हमें ये याद होना चाहिए, हमें इनका नाम याद होना चाहिए। इसी से हम क्या करेंगे, पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी कंपाउंड का नाम हम पहचान पाएंगे, इसलिए इसको पूरा हमें 10 तक याद होना चाहिए। इसके बाद हम अगर देखें तो इसके बाद हमें अगर देखना हो, जैसे n बराबर 2 का तो 2 रख दें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 2 6 और ये एथेन बन गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 कार्बन, तो पहले 2 कार्बन बना लें। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे तो अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली ये बात है कि इनमें एन जुड़ता है, जैसे कि मेथ हेथ प्रोप होता है तो उसमें एन जुड़ता है, हम आगे उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इसमें देखिए इसकी संरचना अगर बनाना चाहें तो ये 2 कार्बन हो गया और ये 6 है, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड हो गया, और हाइड्रोजन में तो हमें पता ही एक एक बॉन्ड होते हैं, तो ऐसे जोड़ेंगे तो ये तो इस तरीके से होगी संरचना सूत्र। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर देखें तो हम कार्बन अगर यहाँ देखें तो एक कार्बन है तो यहाँ लिख देंगे, दूसरा कार्बन इधर लिख देंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इनके बीच में ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो इधर से हो गया। ऐसे हाइड्रोजन की तरफ भी एक इलेक्ट्रॉन इधर 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 सबको इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे। हाइड्रोजन को इधर 3 जगह जोड़ देंगे, 3 जगह इधर लगा देंगे, तो हाइड्रोजन का सबका 2-2 हम फिल करा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कार्बन का 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर, 2 इधर, तो कुल मिला के 8 ये बना दिया। ऐसे ये कार्बन को देखें तो 2-2 ये मिला के पूरा 8 ये बना दिए। तो ऐसे इन दोनों इनकी भी दोनों की हो गए, कार्बन की पूरी संयोजकता भर गई। सॉरी, इनकी कक्षाएं जो हैं वो पूरी तरीके से भर गई।
अब इसके बाद एथेन का जो अणुसूत्र होता है इतना होता है। इसमें अगर पूछ लिया जाए कि कितने सहसंयोजक बंध है तो इसमें कितने हैं, अगर गिनेंगे तो ये कुल मिला के कितने हैं, 7 सहसंयोजक बंध आएंगे। एल्केन का उपयोग पेट्रोल में होता है, जैसे कि जो कार और में चलाने के लिए। अब इसके बाद आता है असंतुलित हाइड्रोकार्बन, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। कार्बन कार्बन के मध्य जब द्वि या त्रिबंध होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, असंतुलित। और इन्हें भी बांट दिया गया 2 भागों में, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। पहले हम एल्कीन को देखते हैं। तो एल्कीन को या दूसरा नाम ओलिफिन भी बोलते हैं, जो कि इनका प्रयोग हम तेल बनाने में करते हैं इन यौगिकों को। जैसे अब हम देखें तो ये 2 प्रकार का होता है, तो हम जान गए। तो इसके पहले हम देखें तो ये जो एल्कीन है, एल्कीन का दूसरा नाम ओलिफिन हमने तो बताया। इसमें क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध अगर उपस्थित हो तो उन्हें हम एल्कीन बोलते हैं। इनका समान सूत्र CnH2n होता है। उसमें +2 और था, लेकिन इसमें देखिए +2 नहीं है। इसका अगर देखें n बराबर 1 के लिए तो यौगिक बनाता है। n बराबर 2 देखें तो n बराबर 1 अगर रखेंगे तो यौगिक नहीं बनता है। जैसे यहाँ पे C1 लिख दें और यहाँ पे H2 लिख दें, तो कार्बन की जो है ये पूरी तरीके से इसकी बैलेंस पूरा हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कार्बन को तो 4 हाइड्रोजन चाहिए तब जाके वो पूरा होगा ना, इसलिए 1 से नहीं बन पाता। 2 से रखें तो उससे बनेगा। अब हम क्या करते हैं, n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे n बराबर 2 रखिए और 2 यहाँ रखिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 1 से तो बनेगा नहीं, क्योंकि 1 से इनकी यौगिक के जो हैं चारों तरफ से इनकी जो होती है वैलेंसी पूरी ही नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड करेंगे। हम इस फार्मूले से की मदद से हम पहचान पाएंगे कि हाँ, ये 2 दूना 4 अगर डबल हो रहा है तो डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के मध्य। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, तो 1 2 ये वैलेंसी पूरी हो गई, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये 1 2 इनको भी बना देंगे तो कुल मिला के 4 हो गया इनका। ऐसे ही 4 इनकी बनाना है, 1 2 3 4 4 ये बन गए, संरचना सूत्र हो गया। अब यहाँ आप देखें तो सामान्य नाम जैसे इनका एथिलीन या एसिटिलीन भी इसे बुलाते हैं। तो इसको अगर संरचना सूत्र बनाए इनका कैसे, इलेक्ट्रॉन बिंदु है ये संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु। अब जैसे कार्बन ये है तो हम जानते हैं यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ 2 और 2 इधर देंगे तो ये हो गया। अब हाइड्रोजन 2 इधर जुड़ेंगे तो ये हो गए 2 2 ये हो गए, तो कार्बन का ये इधर से 8 हो गया, इस कार्बन का 8 हो गया और हाइड्रोजन इधर से कंप्लीट हो गए। ऐसे ही n बराबर अगर 3 रखे तो यहाँ 3 का डबल 6 हो जाएगा, तो प्रोपिन कहलाएगा। 3 कार्बन प्रोपिन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड कर देंगे और यहाँ पे 1 2 तो 3 4 इसका हो गया, और यहाँ पे एक ही कार्बन लगाएंगे, एक ही हाइड्रोजन, क्योंकि 2 इधर है, एक इधर 3 और एक 4 हो जाएगा। और इसका 1 2 3 4 पूरा हो रहा है, तो यहाँ तीनों तरफ हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। संरचना सूत्र ये हो गया। अब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। कार्बन ऐसे 3 ठो क्रम में लिख दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ 2 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ कार्बन 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ तो 4 हो गए, इधर करेंगे एक हाइड्रोजन, तो ये 2 2 कर लिए तो ये 8 हो गया इधर से। फिर यहाँ देखें तो ये तो इस वाले कार्बन की देखें तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, तो हमें एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इन दोनों से। और फिर इधर से एक मिल रहा है ऊपर से, तो 2 2 4 और 2 6 इसका भी हो गया कार्बन का, और ऊपर एक हाइड्रोजन पूरा हो गया। इस कार्बन की देखें 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी पूरा हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु पूरा, इनकी संरचना कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे एल्काइन, क्योंकि हमने एल्किन का देख लिया डबल बॉन्ड, अब एल्काइन जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं इसे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम कितने, एक त्रिबंध होना चाहिए, उसमें कम से कम एक द्विबंध होना चाहिए, तो उसे एल्किन बोलते हैं। इसमें कम से कम कितने होने चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए कि 3 बंध हो। सामान्य सूत्र CnH2n, यहाँ -2 हो जाता है। अब n बराबर 1 के लिए इसका भी यौगिक नहीं बन पाता, क्योंकि जब हम 1 रखेंगे तो कार्बन 1 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर
हाइड्रोजन कोई नहीं बचेगा। 2 एकम 2, 2 में से 2 जाएगा 0 तो हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा तो कार्बन किससे साथ अपनी संयोजकता को पूरा करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा। अब हम n बराबर यहाँ भी 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 करेंगे 2 और यहाँ से 2 दूना 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा। तो मेथ एथ है, दूसरे नंबर पर आता है एथ, तो इसलिए इसका नाम एथाइन। संरचना सूत्र अगर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के मध्य में पहले ट्रिपल बॉन्ड बनाइए, फिर उसके बाद एक बंध छूट रहा है इधर बनाइए, एक इधर बनाइए, तो हो गए इनकी पूरी 1 2 3 4 बंद, इसका हो गया बंद और इसका हो गया, इसकी संयोजकता पूरी भर गई और इसका भी 1 2 3 4 इधर से भी पूरी कक्षाओं का भर गया इनका। अब इनका हम अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए तो कार्बन कार्बन इधर हो गया, तो हम इधर क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर से 3 इलेक्ट्रॉन इधर से। अब कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो इधर लगा देंगे जिससे इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इधर भी 1 लगा देंगे तो इधर से जुड़ जाएगा। फिर इनका हम बना लेंगे 8, इनका 8 बना लेंगे कार्बन का, ये पूरा हो गया। अगर हम ऐसे ही n बराबर 3 लें तो 3 और 3 दूना 6 में से 2 गया 4 तो प्रोपाइन बन गया। तो इसका ये तीसरे नंबर पे आता है इसलिए प्रोपाइन। इसमें कम से कम एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, फिर उसके बाद एक जो और कार्बन बचेंगे आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो ये 3 तो हो गया बॉन्ड, इधर से एक 4 बॉन्ड बना लिया। इसका देखते हैं, ये हो गया 3 1 2 3 और इसका हो गया 4। फिर इस कार्बन का देखें तो इधर से 1 2 3 4। अब इसी तरीके से हम इसकी संरचना कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रॉन की। यहाँ कार्बन है, 3 इधर चाहिए तो 3 इधर से भी देगा ये कार्बन और 1 इधर से हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन से 4 हो गया। इसका अगर देखें तो ये 3 3 6 तो हो ही गया, 2 इधर 1 हाइड्रोजन कार्बन को जोड़ते हैं इनसे तो ये हो जाएगा। फिर इन कार्बन का अगर देखें तो यहाँ 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो इनका इधर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अगर हम यहाँ बात करें चक्रीय यौगिक की संरचना किस प्रकार होती है, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड से अगर हम जोड़ दें तो इस तरीके से बना सकते हैं। या तो इनको हाइड्रोजन की संरचना भी अगर दिखानी है तो यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड है तो 2 इधर से हो रहा है तो 2 हाइड्रोजन इधर से पूरा लगा देंगे, सब में 2 2 हाइड्रोजन, तो ये पूरा कंप्लीट कर लेगा। जब इसको हम लिखेंगे तो ये साइकिल बना रहा है एक तरीके का, तो इसलिए इसे बोलते हैं साइक्लो। और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन हो गया। ऐसे हम यहाँ देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड, अगर हम डबल बॉन्ड फिर सिंगल डबल फिर सिंगल इस तरीके से अटैच कर दें तो ये बेंजीन की संरचना होती है। और बेंजीन को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, तो इसकी जो फार्मूला होता है C6H6 होता है। अब यहाँ पर हम देखें समझौता आइसोमेरिज्म, ये वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान हो, अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे यौगिक को समझौता बोलते हैं। ये यौगिक जो इनके यौगिक होते हैं वो समावयवी कहलाते हैं। अब आगे अगर देखें जैसे कि एक एग्जांपल है C4H10, ये ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन को एक ऐसी जो हम एक सीधी सीधी श्रृंखला में बना के भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 हो गए कार्बन और इसमें अगर हाइड्रोजन गिने तो कुल 10 होंगे। एक ये संरचना जो कि सीधी श्रृंखला संरचना बोलते हैं। और एक हम ऐसे बना सकते हैं कि 3 कार्बन ऐसे जोड़ दें और बीच में से कार्बन एक इधर जोड़े, ब्रांच जैसा बना दे, शाखित श्रृंखला संरचना। तो ऐसी कंडीशन में सब सिंगल बॉन्ड से अगर जोड़ दिया जाए तब पर भी हम देखेंगे कि ये क्या होता है, हमारा ये ब्यूटेन ही है। इनकी जो है अणु सूत्र C4H10 दोनों के कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन इसमें भी 10 है, कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 इसमें भी है, लेकिन इनकी जो संरचना है वो अलग अलग है। इसी को हम बोलते हैं समावयवता। आगे अगर देखें तो पेंटेन के बारे में देखें तो जैसे C5 और H12, तो इसमें अगर देखें तो एक हमने ऐसे श्रृंखला बनाया जो कि 4 ऐसे कार्बन है, एक नीचे इस तरीके से जुड़ रहा है ये। तो और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन कार्बन जोड़ दिया गया है। तो ये दोनों ही क्या हैं, पेंटेन, मतलब कि इसमें 5 कार्बन और 12 इनके हाइड्रोजन दोनों में मिलेंगे, लेकिन इनकी संरचना कहीं ना कहीं भिन्न है। इसकी संरचना इस तरीके से है
और इनकी संरचना इस तरीके से है। प्रकारात्मक या क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़ करके उस रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो क्रियात्मक समूह वो होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बन श्रृंखला में जुड़ जाते हैं और खुद वो अपना नाम दे देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं, क्योंकि ये एक बॉस की तरह होते हैं। ये आते हैं तो सबको हटा के कहते हैं चलो अब मेरा नाम लो। तो इस तरीके से होता है, तो इनका केवल चलता है। जैसे इसमें लिखा है कि OH जो है सिंगल बॉन्ड से, तो मतलब कि एल्कोहल ग्रुप का क्रियात्मक समूह। इस तरीके से अलग अलग क्रियात्मक समूह सबके हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है विषम परमाणु, जैसे विषम परमाणु मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गए। और जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जो रहते हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। यौगिक के प्रकार और प्रकारात्मक समूह का सूत्र यहाँ पे लिखा है। हैलोजन ये ग्रुप के कहलाते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके से नाम इनका पड़ता है। और ये हाइड्रोजन को हटा करके ये खुद जुड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रतिस्थापी बोलते हैं। अब देखते हैं, जैसे एल्कोहल हो गया, इसका जो प्रक्रियात्मक सूत्र होता है वो कितना होता है, OH। एल्डिहाइड का होता है CHO, तो इसको CHO को हम ऐसे डिनोट करते हैं। कीटोन को हम ऐसे दिखाते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को इस तरीके से दिखाया जाता है COOH, और ये तो कीटोन CO है। अब हम यहाँ देखेंगे समजाति श्रेणी, होमोलोगस श्रेणी। ये क्या है, जैसे यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजाति श्रेणी कहते हैं। अब ये क्या है, जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल समझे तो समझ में आ जाएगा। इसकी विशेषता यहाँ लिखा है कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी सजातीय श्रेणी के दो सदस्यों के बीच कितने का, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड लिखा गया का अंतर होता है। ये क्या बता रहा है, अब हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखें तो जैसे कि है एल्केन ग्रुप का, अगर हम उठा लेते हैं CnH2n+2, तो अगर हम लिखें तो एक कार्बन से मेथेन हो गया, दो कार्बन से एथेन हो गया, तीन कार्बन से प्रोपेन हो गया। तो हमने सबको लिख दिया क्रम से। अब अगर हम देखें तो इनके और इनके पहले वाले इनके बीच में जो है क्रमागत अंतर कितने का आ रहा है, तो यहाँ पर हम देखें तो कार्बन के बीच में, इस कार्बन के देखें तो दो में से एक कार्बन चला जाएगा तो बचेगा एक कार्बन, यहाँ 6 में से 4 चला गया तो बचेगा 2। तो यहाँ CH2 का अंतर आ रहा है। फिर इसके नीचे वाले में देखते हैं, 3 में से 2 जाएगा तो एक कार्बन, 8 में से 6 गया तो 2 कार्बन, और यहाँ भी CH2 का। ऐसे अगर हम नीचे जितना भी बढ़ते चले जाएँ तो CH2 का ही अंतर दिखाई देगा। और इस CH2 का अगर अणुभार निकालें तो 14 m होता है, क्योंकि कार्बन को जो होता है परमाणु भार जो होता है आपका हो जाएगा 12, और इसका हाइड्रोजन का 2, तो 14 हो जाएगा। ऐसे ही एल्कीन ग्रुप का अगर देखें तो CnH2n हो जाएगा। इनमें लिखें तो इसका जो यौगिक चालू होता है स्टार्ट वहाँ से C2H4, C3H6, फिर ऐसे C4H8। इनके बीच में अगर अंतर देखें तो यहाँ भी CH2 का ही अंतर दिखाई देता है। तो इसका मतलब कि जो समजातीय श्रेणी है उनमें अंतर हमेशा CH2 का होता है। वो किसी और ये होना चाहिए कि वो एक ही सूत्र पे आधारित हो। जैसे कि ये एक सूत्र है तो इनके सारे यौगिक इसी सूत्र पे चल रहे हैं एल्केन के। ऐसे एल्केन के सारे जो हैं यौगिक ये इन्हीं पे चलेंगे एक ही सूत्र पे, तभी वो इनमें CH2 का अंतर आएगा। अब बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे आता है कार्बन यौगिक की नाम पद्धति या IUPAC नेम, जो जैसे हम करते हैं तो IUPAC नेम क्यों किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्याज, अगर हम यहाँ पर प्याज बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो अगर यहीं पे चले जाएं हम, अगर इसको इंग्लिश में नाम ओनियन है, और फिर चले जाएं महाराष्ट्र में तो वहाँ पे कांदा बुलाते हैं। तो मतलब प्याज ही है लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसे ही कार्बन के भी कुछ यौगिक होते हैं जिनका कि कुछ जनरल नाम होता है, कुछ अलग कहीं अलग अलग तरीके उसके नाम हैं। इसलिए क्या हुआ, किसी को समस्या ना हो तो इसका एक नाम बनाने के लिए, जिसको कि इंटरनेशनल लेवल पे सबको उस नाम की जानकारी पहुंच सके, किसी को
ये ना हो कि इसका नाम वो नहीं जानता है तो एक ही नाम से सबको जाना जाए, इसीलिए आईयूपीएसी नेम को बनाया गया है। जैसे सबसे पहले कार्बन कार्बन परमाणु की क्या करते हैं, इसमें लंबी श्रृंखलाओं को चुनते हैं। फिर दूसरा काम ये किया जाता है कि यदि क्रियात्मक समूह इसमें है अगर उसमें, तो नंबरिंग उसी तरफ से होती है। फिर उसके बाद कहता है यदि क्रियात्मक समूह नहीं है तो हम क्या करते हैं, डबल या ट्रिपल बांड को देखते हैं, उस तब नंबरिंग उधर से की जाती है। यदि डबल या ट्रिपल बंद भी ना हो तो हम ये चेक करेंगे कि प्रतिस्थापित समूह की ओर से नंबरिंग करेंगे। यदि प्रतिस्थापित समूह दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे हो तो नंबरिंग अल्फाबेटिकली करते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि नंबरिंग में अनुलग्न के पहले ए ई आई ओ यू हो तो उसे हटा देते हैं। ये अनुलग्न क्या है और पूर्वलग्न क्या है, इसको भी हम अभी समझेंगे। और यहाँ पर सेम पोजीशन क्या बोल रहा है, ये एग्जाम्पल से सारा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन तथा कार्बन के बीच आबंध। तो यहाँ पर जैसे कि अगर एक बॉन्ड होता है, अब यहाँ आईयूपीएसी नेम वहाँ पे हमने कहा था कि अभी हम आपको बताएंगे, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बॉन्ड हो तो उससे एक एकल बॉन्ड को के लिए हम एन लगाते हैं। ये एन क्या होता है, हमारा अनुलग्न होता है। ए एन ई ऐसे इन हो गया, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, इंग्लिश में एन ई आई एन ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई लगाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम अगर देखें तो सी के बीच में सिंगल बॉन्ड और इधर 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, तो इसका नेम चाहे इधर से करे चाहे इधर से नेमिंग करे, क्योंकि 2 ही कार्बन है। तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तो इसमें अगर हम देखें तो इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ, तो इसलिए एथेन इसका नाम पड़ जाएगा आसानी से। तो एथेन इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें एथ में मेथ एथ जानते हैं पूरा नाम, मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। तो 2 कार्बन के लिए हम एथ यूज करते हैं, इसी में क्या होगा, एथ में एन की मात्रा जुड़ जाएगी। तो ए एक चुंडी है तो इसका जो चुंडी है इस पे चला जाएगा थ पर, तो एन हो गया। इंग्लिश में एथ में ए एन ई जुड़ जाता है। ऐसे 3 कार्बन हो तो 1 2 3, तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन हो गया। इस तरीके से अब देखते हैं द्विबंध और त्रिबंध कार्बन के बीच में काउंटिंग कैसे होती है। अगर यहाँ देखिए द्विबंध या त्रिबंध कार्बन के बीच में या तो डबल या ट्रिपल बंध होगा, तो काउंटिंग उधर ही से ही चालू कर देंगे। जैसे अगर यहाँ देखें तो कार्बन 1 2 3 4 है, इधर से भी कार्बन 4 इधर से भी कार्बन 4, लेकिन काउंटिंग किधर से होगी, जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। इधर से करेंगे 1 2 3 फिर 4, तो हो गया। 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं। अब हम इसकी देखते हैं पोजीशन किस जगह पे है, तो ये डबल बॉन्ड इधर से काउंटिंग करने पे तुरंत एसी कार्बन के बगल में ही दिख रहा है यहाँ पे, तो मतलब इससे सटा ही डबल बॉन्ड एक पर ही मिल गया हमें, इसलिए ब्यूट डैश लगा के 1 फिर डैश लगा के, ये डबल बॉन्ड के लिए हमने अभी बताया था, उसके लिए अनुलग्न या सफिक्स जिसे बोलते हैं वो इन है। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो ब्यूटीन, एक को हटा दिया जाता है, उसे एक को हटा करके हम तो लिख दें, सटा करके ब्यूटीन लिख सकते हैं। एक के लिए नहीं दिक्कत होता है, एक के लिए नाम में वही पूरा बोल देंगे, जो ब्यूट है तो ब्यूटीन हो गया, लेकिन 2 3 वाले में अगर पोजीशन अलग है तो लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 है, लेकिन डबल बॉन्ड दूसरे बॉन्ड पे लग रहा है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे इधर से भी 1 2 पे आ रहा है, इधर से काउंटिंग करें तब पर भी 2 पे आ रहा है, तो इसका मतलब कि कार्बन में जो डबल बॉन्ड है वो सेम पोजीशन पे दोनों तरफ से काउंटिंग करनी पा रही है। अब यहाँ पर हम देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में हमने देखा, तो यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन देखें तो इधर से गिने तो 1 2, दूसरे बार 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, इधर से भी है, लेकिन काउंटिंग इधर से करें कि ये डबल बॉन्ड जो है नज़दीक पड़े, 1 2 इधर से भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से देखें तो 1 फिर 2 इधर से भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, चाहे इधर से हम काउंटिंग कर लें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें हम ब्यूट टू इन हो गया, क्योंकि ब्यूट तो लिख दिए, फिर ये दूसरे नंबर पे तो ये लिखना पड़ेगा डैश लगा के, फिर ये बॉन्ड जो है उसको ये बताना पड़ेगा कि बॉन्ड के लिए नाम लिखना पड़ेगा उसका, कि इन जोड़ना पड़ेगा, ये सफिक्स है या तो इसे अनुलग्न बोलते हैं। हिंदी में लिखा तो ब्यूट टू इन करके इसको लगा देंगे।
अब हम देखते हैं प्रतिस्थापी या तो इसे सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, जो ऐसे यौगिक या परमाणु जो मेन चेन में उपस्थित ही ना हो। ये क्या होते हैं? ये पूर्व लग्न होते हैं। जैसे ये देखते हैं तो अगर ये सब मेन चेन उसे बोलते हैं जो सबसे लंबी चेन मिली कार्बन की, जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से ये लंबी चेन मिल रही है। अगर देखें तो ऐसे भी मिल सकती है, 1, 2, 3 इस तरीके से भी 3 मिल रही है। अगर यहाँ से देखें 1, 2, 3 तब पर भी 3, यानी मैक्सिमम हमारे पास रास्ता चाहे ऐसे जाए या फिर यहाँ से ऐसे जा कर के फिर ऐसे जाए तब पर भी हमें 3 ही मिलेगा, या तो सीधे-सीधे जाए तब पर भी हमें 3 मिलेगा। तो मैक्सिमम 3 ही हो रहा है, तब पर भी एक तो छूटेगा ही ना। तो जो मेन चेन से बाहर छूट जाएगा उसी को प्रतिस्थापी बोलते हैं। तो यही है प्रतिस्थापी, तो इसकी नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। मतलब कि मेथ, एथ, प्रोप ये तो हो गए 3, इनको नहीं काउंट करेंगे। ये प्रतिस्थापी हो गए जो कि ऐसे हमने सबसे ज़्यादा कार्बन ढूँढ लिया और जो उनमें नहीं आएँगे वो बाहर हो जाएँगे, तो उनको हम बोलते हैं पूर्वलग्न। तो इन 3 पे छूट रहा है 1, 2, 3, तो ये दूसरे नंबर पे छूट रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम देखें तो क्या होगा, ये 1, 2, 3 इधर से चाहे गिने चाहे हम इधर से 1, यहाँ 1, 2, 3, तो ये प्रतिस्थापी जो है यौगिक, ये हमें दूसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है, चाहे इधर से काउंटिंग कर ले, इधर से या इधर से, तो दूसरे मिल रहा है, तो इसलिए 2 आगे लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे इसे, और फिर इसमें 3 है तो इसे लिख देंगे प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रतिस्थापी यौगिक के नाम लिखे हैं। जैसे CH3 रहेगा सिंगल बॉन्ड से तो मेथिल, C2H5 रहेगा तो एथिल, सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन रहेगा तो Br ब्रोमो, I से आइडो, F से फ्लोरो हो जाएगा। अभी फिर आगे हम इस पे और देखते हैं। यहाँ पर हम देखें तो एक एग्जाम्पल ये है, इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें 5 कार्बन है, तो इसमें काउंटिंग हम किधर से करें? तो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो काउंटिंग हमें डबल बॉन्ड की तरफ से करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये 5 है तो पेंट हो गया, फिर डैश लगाएंगे, एक पे मिल रहा है डबल बॉन्ड तो इन लिख देंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर 4 पे मिल रहा है आइन, तो 4 पे लगा करके फिर लिख देंगे आइन हो जाएगा प्रतिस्थापी सबसे पहले। फिर उसके बाद हम लिखते हैं बंध श्रृंखला। अगर जैसे बंध श्रृंखला में साइक्लो ओक्लो हो गया तो इनको पर लिखा जाता है। फिर कार्बन चेन को लिखते हैं, उसके बाद आता है बंध जो कि अनुलग्न होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की नंबरिंग आती है उसको लिखते हैं। फिर लास्ट में लिखते हैं क्रियात्मक समूह को। इस तरीके से लिखने का ये क्रम होता है। अब यहाँ पे हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पुल कार्बन है इस तरीके से, और एक इधर कार्बन छूट रहा है, इधर कार्बन छूट रहा है। क्या और भी है कोई 7 से ज़्यादा लंबी चेन बन सकती है? देखें 1, 2, 3, 4 इधर गया 5, ये तो 5 ही हो रहा है। इधर से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इधर से भी 5 मिल रहा है। फिर उधर का देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, इधर से 6 मिल रहा है। सबसे ज़्यादा तो सीधे सीधे मिल रहा है, तो इसलिए सबसे लंबी चेन ये बनी सीधी वाली। उसके बाद इधर इधर जो 2 सीख छूट गए इसे प्रतिस्थापी यौगिक बोलेंगे। अब इसमें हम इसका नाम लिखेंगे तो इस 3 का नाम लिख देंगे 3 और कामा 4, क्योंकि दोनों ही मेथिल है तो इसलिए डैश लगा करके 2 बार आया तो डाई मेथिल। 7 को हेप्ट बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड सब मिल लगा है इसलिए एन जुड़ देंगे। हिंदी में 3, 4 डाई मेथिल हेप्टेन लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो इधर यहाँ 1, 2, 3, 4 4 कार्बन है, और यहाँ देखें तो प्रतिस्थापी यौगिक ब्रोमीन और क्लोरीन है। चाहे इधर से काउंटिंग करें चाहे इधर से काउंटिंग करें, दोनों तरफ से क्या है कि ये जो प्रतिस्थापी यौगिक हैं दूसरे नंबर मिल रहे हैं। 1, 2 इधर से भी, 1, 2 इधर से भी मिल रहा है। लेकिन हम किधर से काउंटिंग करें प्रतिस्थापी यौगिक तो 2 आ गए, और दोनों क्या हैं अलग अलग, यानी कि उधर अलग अलग हैं प्रतिस्थापी यौगिक।
तो इस वजह से हम यहाँ देखें, अगर प्रतिस्थापित जो यहाँ पे दिया गया है ब्रोमीन, क्लोरीन, ये इधर से दूसरे से, उधर से भी दूसरे पे, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली मतलब कि ABCD के क्रम को देखते हैं। तो बी आता है पहले या सी आता है, तो पहले बी आता है, तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो 3 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो। तो लिखेंगे सबसे पहले ये जो छूट जाते हैं मेन चेन से, सबसे पहले उन्हीं को लिखा जाता है। तो 2 ब्रोमो ये हो गया, फिर 3 क्लोरो, फिर अगर यहाँ से यहाँ तक पूरी बात करें, लंबी चेन यही थी, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। ये इंग्लिश में से लिख सकते हैं। आगे अगर बात करें तो जैसे ये क्लोरीन, ये कार्बन यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड यहाँ, एक ब्रोमीन इधर छूट रहा है। तो काउंटिंग अब हम प्रतिस्थापी यौगिक की तरफ से नहीं करेंगे, क्योंकि देखेंगे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती है, हम उधर से करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को बाद में करेंगे। तो हम सबसे पहले नंबरिंग किधर से ध्यान देंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। देखो डबल ट्रिपल बॉन्ड इधर है और यहाँ प्रतिस्थापी यौगिक, तो ऐसी कंडीशन में हम तुरंत चले जाएंगे डबल बॉन्ड के पास। तो डबल बॉन्ड से काउंटिंग करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 1, फिर 2, फिर 3। तो देखें तो इसका अगर नाम लिखे तो एक प्रतिस्थापी यौगिक भी आया, तो उसको 3 ब्रोमो, जो छूट जाते हैं उनको पहले लिखते हैं। फिर 3 है कार्बन, तो हो जाएगा प्रोप, और जो डबल बॉन्ड है 1 पे छूट रहा है, तो 1 फिर एन हो जाएगा, अरे इन हो। यहाँ देखें तो इसलिए इसका नाम हो गया प्रोप। 1 को हटा देते हैं, 1 का कोई नाम लिखे ना लिखे, तो इसे 3 ब्रोमो प्रोपेन कर सकते हैं। प्रोपेन है, प्रोपीन होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड में इन जुड़ता है सफिक्स, ध्यान रखिएगा, ई एन नहीं, और सिंगल बॉन्ड होता है तो ए एन नहीं जुड़ता है। यहाँ पे देखें तो कार्बन, यहाँ पे अगर इधर से भी 3 मिल रहा है, इधर से भी 3 मिल रहा है, ऐसे चले तब पर भी 3 मिल रहा है, ऐसे चले तब पर भी, हर जगह से 3 ही 3 मिल रहा है। तो सबसे लंबी चेन हम सीधी सीधी अगर ले लेते हैं, तो काउंटिंग इधर से करें चाहे इधर से, तो छूट तो 2 ही पे रहे, दोनों इधर उधर। तो 1 2 फिर 3, तो 2 पे इधर एक CH3 छूट रहा है, एक ऊपर छूट रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसका नाम लिखेंगे 2, डाई, फिर मेथिल हो जाएगा। और कितने कार्बन है इसमें, मेथ एथ प्रोप, सीधे सीधे 3 है, इसलिए इसका नाम प्रोपेन रखा गया। अब यहाँ देखते हैं, जैसे कार्बन कार्बन यहाँ देखें तो इस तरीके से लंबी चेन मिलती दिख रही है, और यहाँ पे एक नीचे छूट गया, जो कि तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से ये सबसे नज़दीक कौन है, सफिक्स नज़दीक है। यहाँ पे हम काउंटिंग इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 हो गया। तो ये 2 पे छूट रहा है, जैसे 2 मेथिल, तो 4 कार्बन, तो ब्यूट होता है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स में ब्यूट में एन जोड़ दिया गया, तो 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो फंक्शनल ग्रुप, अब देखते हैं जब फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो क्या होता है। जैसे एल्कोहल का अगर देखें, तो ये जो OH है, सिंगल बॉन्ड OH, ये अनुलग्न है, और इसको जब जोड़ते हैं अनुलग्न में, तो क्या जोड़ते हैं, पहचान हो जाएगी, आल जोड़ते हैं, इंग्लिश में OL। क्रियात्मक समूह, सबसे पहले क्रियात्मक समूह को हम ढूंढते हैं कि कहाँ है, फिर उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ढूंढेंगे, फिर उसके लास्ट में प्रतिस्थापी यौगिक को ढूंढते हैं। अब जैसे यहाँ पे है C लिखा है, एल्कोहल की बात हो रही है, तो यहाँ पे C, इसमें सिंगल बॉन्ड OH लगाया गया है, तो इसका नाम हो गया, एक ही कार्बन, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो एक है, तो एक के लिए मेथ, तो मेथ हो गया। और हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड है 3 के बीच में, तो हम लिखेंगे मेथेन, तो मेथेन हो गया। अब हम जानते हैं OH के लिए एक शब्द जुड़ेगा, जिसकी पहचान हो जाएगी कि ये एल्कोहल ग्रुप का हम पढ़ रहे हैं, और जो कि आल है, या तो इंग्लिश में OL जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आल जोड़ेंगे तो आ की मात्रा 1/9 में लग जाएगी, और ल बन जाएगा मेथेनॉल। ऐसे ही एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल बनेगा। एथेनॉल अगर देखें सिंगल बॉन्ड से हो, और कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड, ऐसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से यहाँ तक कार्बन, एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन OH लगा है। काउंटिंग करते हैं किधर से, क्रियात्मक समूह ये है OH, तो काउंटिंग भी इधर से होगी 1, फिर आगे 2, इसे बोलेंगे एथेनॉल। अब 1 को हम पोजीशन नहीं लिखते, हटा देते हैं, तो एथेनॉल इसे।
अब इसकी अगर काउंटिंग है तो OH यहाँ जुड़ा है तो काउंटिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से आएगा, नंबरिंग 2 पर ही है OH का, तो 1 2 3 चाहे तो इधर से करें 1 2 3 2 पे आ रहती है प्रोपेन टू ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल ये हो गया। और इसको 2 को अगर हटा के लिखें तो इसे बोल सकते हैं प्रोपेनॉल, क्योंकि प्रोपेनॉल ये 2 पर ही जाके मिलेगा। अब हम देखें तो यहाँ पर है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में लिखा है तो एल्डिहाइड का जो होता है ग्रुप CHO होता है, सिंगल बॉन्ड CHO। लेकिन इसको अगर संरचना सूत्र की देखें तो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O यहाँ रहेगा और इधर सिंगल बॉन्ड H रहेगा। जबकि हम एल्कोहल का भी देखें तो सिंगल बॉन्ड OH केवल रहता है, लेकिन इसमें CHO रहता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें डबल बॉन्ड से O जुड़ा रहता है ऊपर। ऐसे ही हम अगर देखें तो पहले कार्बन C में खुद ही यहाँ पे C है CHO, तो एक सिंगल बॉन्ड से इधर छूट रहा है सिंगल बॉन्ड, तो हम H लगा दिए तो CHO इधर हो गया। देखिए कार्बन, इसको अगर ब्रेक करें तो इस तरीके से होगा, यानी कि संरचना सूत्र बनाए तो C डबल बॉन्ड हो और सिंगल सिंगल बॉन्ड इधर से लग गया, तो एक ही कार्बन है तो कार्बन एक ही किधर बढ़ेंगे, नहीं जा पाएंगे, तो एक ही कार्बन को क्या बोलते हैं मेथेन। और उसी में हम जोड़ देंगे क्या, अल जोड़ देंगे, क्योंकि इसका जो अनुलग्न होता है वो अल से पहचाना जाता है। उसको अब एल्कोहल को आल से पहचानते हैं, एल्डिहाइड को अल से पहचानते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया मेथेनल। अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे 2 कार्बन एक CHO तो हो गया उसके ग्रुप का, एक यहाँ पे हम C जोड़ दें तो अब देखें तो 1 2 कार्बन हो गए, काउंटिंग इधर से होगी तो 1 फिर 2 आ गया। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, तो हम लगाएंगे एथ, तो यहाँ पे एथेन हो गया। हम जानते हैं इसकी पहचान अल से होती है, तो ये पहले पे ही मिल रहा है कार्बन पे ही, तो ये CHO तो यहीं पे होगा, तो इसीलिए 1 और अल लगा देंगे, ये 1 हटा देंगे तो एथेनल हो गया। ऐसे ही आप देखें 1 2 3 4 4 कार्बन, अरे 1 2 3 ही कार्बन है, तो इनको सिंगल बॉन्ड से ऐसे लिखे तो काउंटिंग 1 2 3, तो इसको प्रोपेनल लिखेंगे। यहाँ नल अल जुड़ता है, उसमें ऑल जुड़ता था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ हम देखें तो कीटोन ग्रुप का, तो ये इसकी पहचान कैसे होगी, इधर भी सिंगल बॉन्ड और इधर भी सिंगल बॉन्ड और CO लिखा है। अनुलग्न इसका होता है ओन, ONE। तो ये हो गया आपका अगर इसकी संरचना सूत्र देखें तो ऐसे खोल के बनेगा C को डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड O लगाएंगे और इस तरीके से, तो ये रहता है। अब हम इसका नाम देखते हैं, तो इसका नेमिंग शुरुआत ही यहीं से होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर ऊपर डबल बॉन्ड O से और सिंगल सिंगल बॉन्ड इधर से छूटा रहता है। तो यहाँ से हम करें तो एक यहाँ CH3 और इधर, तो इसका नाम पढ़ेंगे यहाँ से 1 2 3, 2 पे छूट रहा है, तो ये 2 पे है तो इसे प्रोपेन टू ओन लिख सकते हैं। प्रोपेन हो गया, पूरा सिंगल बॉन्ड है। हम ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड नहीं देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड देखेंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड से इसलिए प्रोपेन लिखा गया। ये 2 पे है कीटोन ग्रुप, तो इसलिए 2 और ON लगा देंगे तो ओन हो गया। ऐसे ही ब्यूटेन, तो जैसे 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक, तो CO इधर से नजदीक पड़ेगा 1 2 3, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो ब्यूटेन हो गया, और सिंगल बॉन्ड से 2 लगा करके ओन लगा देंगे। और हम जब अंग्रेजी में नाम लिखते हैं तो यहाँ पर अगर वावेल से पहले ही कोई वावेल, यहाँ जैसे ई है, एक यहाँ वावेल तो आ ही रहा है अनुलग्न में, अनुलग्न से पहले अगर कोई वावेल हो तो उसे हटा करके ये ओ यानी लिख देंगे। अब यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसकी जो पहचान होती है हम COOH से करते हैं। संरचना सूत्र इसका C डबल बॉन्ड ऊपर O और बगल में OH जुड़ेगा। ये देखेंगे तो जैसे कीटोन का भी लिया है इसमें और एल्कोहल का भी ग्रुप ले लिया है, तो दोनों के ग्रुप को मिला के ये है। और इसका जो अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, या हिंदी में ओइक अम्ल ऐसे लिखते हैं। जैसे पहला अगर बात करें तो यहाँ पर हो गया CHO, तो यहाँ पे तो एक सिंगल बॉन्ड छूटा रहता है तो वहाँ H लगा दे, तो पहले ही एक कार्बन की बात करें, तो यहाँ एक कार्बन की बात करेंगे तो हो जाएगा इसका नाम मेथेन, और 1 पे छूटा 1 ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया मेथेन
इसको 1 को हटा देंगे तो मेथेनोइक हो जाएगा और ये एसिड नाम हो जाएगा, क्योंकि ओइक एसिड जुड़ने से पता चल जाएगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है, क्योंकि ओइक ये इसके अनुलग्न लास्ट में जुड़ेगा। ऐसे ही हम CH3COOH, दो यहाँ पे COOH है, अब एक कार्बन और जोड़ दिए तो ये काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2, क्योंकि क्रियात्मक समूह इधर है तो 1 2 करेंगे। इसका नाम हो जाएगा क्या, अगर इसको ओपन करके देखें तो इस तरीके से होगा, तो 1 2, तो इसको हम पढ़ेंगे मेथ एथ, तो एथेन सिंगल बॉन्ड सब में जुड़ा है, हमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का नहीं कार्बन कार्बन में देखना होता है कि डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड, इसलिए एथेन अब क्या हो जाएगा, ये 1 पे छूट रहा है COOH, तो इसलिए 1 लिखेंगे फिर ओइक एसिड लगा देंगे, लेकिन 1 हटा करके अगर लिखें तो हम बोले थे कि अगर सफिक्स में इधर वावेल रहेगा तो उसके पहले वावेल को हम हटा देते हैं, तो ई हट के ये ओ आ जाएगा तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये एक, जैसे कि एक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 जैसा इस तरीके 6 कार्बन है, इधर COOH जुड़ा है, यहाँ ऊपर नीचे CH अब किधर से काउंटिंग हो, इधर से काउंटिंग हो या फिर इधर से काउंटिंग करें, तो हम काउंटिंग किधर से करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप अगर रहे तो उसकी तरफ से हम करेंगे, तब उसके बाद हम सिंगल या डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद प्रतिस्थापी यौगिक को देखते हैं। सबसे पहले हम ये बॉस हैं, बॉस कौन जो ग्रुप होते थे, इधर से लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगर हम देखें क्रियात्मक समूह किस पे छूट रहे हैं, 4 पे, तो इनको पहले लिखा जाता है 4, एक ही पे 2 लोग मिल रहे हैं, तो 4, 4 और 2 लोग हो गए तो डाई मेथिल हो गए। 6 है तो हेक्स, अब देखते हैं कि ये किस पे हेक्स हो गया, तो यहाँ पर 2 लिखा है, हेक्स 2, तो यहाँ देखिए 1 और ये 2, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, 2 गलत लिखा गया है, तो यहाँ पर हो गया हेक्स, यहाँ रहेगा ANEN, क्योंकि सब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है और ये एक पर ही मिल रहा है तो 1, और फिर ओइक लगाते हैं इसके लिए COOH के लिए, तो ओइक एसिड हो जाएगा। अब नीचे वाले के लिए देखें तो अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन यहाँ से तो पूरा 5 कार्बन है, अब हम काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से करें या इधर से, तो क्रियात्मक समूह जिधर से मिले उधर से, तो COH CHO यहाँ पे मिल रहा है तो 1 2 3 4 इधर से करेंगे, फिर हम देख तो इसको लिखेंगे तो पेंट, अब देखेंगे इसी में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वो चौथे मिल रहा है तो 4 4, फिर डैश लगाएंगे तो फिर आयन लिखेंगे, इसलिए आयन लिखेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए आयन लिखेंगे, तो YNE, और जबकि हम इसमें जानते हैं कि ये अल वाला मतलब एल्डिहाइड ग्रुप का है जो कि अल सफिक्स जुड़ता है, तो एक पे छूट रहा है तो एक तो लिख दिए, एक और अल लिख दिए। उससे पहले हम क्या करेंगे, जब इस तरीके लिखेंगे तो ये आयन में ये यहाँ पे स्वर AL है तो ए के पहले ई है तो ई को काट देंगे और इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ठीक है, हमने IUPAC नेम को देख लिया। अब आगे देखते हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का यहाँ से पूछेगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इसमें से हर साल आपके लिए कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, या तो इसमें से कहेगा टिप्पणी लिखिए या तो इसमें से कोई एक रिएक्शन देगा उसको कंप्लीट करिए। जैसे कि इसमें से अगर देखें कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, कार्बन यौगिक के कुछ प्रमुख रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं, जैसे दहन, ऑक्सीजन संकलन, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, ये 4 हैं। तो पहला देखते हैं दहन। दहन क्या है या कंबसन, कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऊष्मा एवं प्रकाश, ये 4 चीजें मुक्त होती हैं। तो देखते हैं जैसे कार्बन को अगर हम जलाएं केवल तो ऑक्सीजन के साथ उसमें 3 चीज़ें केवल निकल के दिखाई देंगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं तो जलवाष्प बनेगा नहीं, तो CO2 ऊष्मा एवं प्रकाश दिखाई देगा। ऐसे ही हम अगर मीथेन गैस को जलाएं तो O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आया तो वाटर यानी उस जलवाष्प भी निकलेगा, ऊष्मा एवं प्रकाश तो निकलेगा ही नहीं। अब यहाँ हम देखें जैसे ये हो गया एथेनॉल या CH2O5, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी जलवाष्प, ऊष्मा एवं प्रकाश, तो ये है जो कि हमें जलाने पे क्या होते हैं, ईंधन कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे मीथेन एक प्रकार का ईंधन, कोयला है,
ऐसे ही पेट्रोल है, तो इन सबको जैसे जलाते हैं तो क्या होता है, कुछ मात्रा में हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाइपर निकलते हुए दिखाई देंगे और क्या देंगे, ऊष्मा एवं प्रकाश भी दिखाई देते हैं। इसमें अगर हम जलाएंगे तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ज्वाला दिखाई देगी, जो कि किसी में हो सकता है आपको स्वच्छ ज्वाला दिखाई दे तो पीली ज्वाला भी कहीं दिखाई दे। तो स्वच्छ ज्वाला जिसे बोलते हैं वो नीले प्रकाश की होगी, और जो पीली ज्वाला जो होती है ये स्वच्छ ज्वाला नहीं होती है, वो पीले रंग में जलती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब होता है कि अगर नीली ज्वाला जल रही तो ऑक्सीजन पूरी तरीके से उसे मिल रहा है और जलेगा। पीली ज्वाला का मतलब है कि वो क्या है, वो पूरी तरीके से उसका दहन नहीं हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, O2 पर्याप्त मात्रा में रहेगा जिससे पूर्ण दहन होगा। लेकिन यदि O2 अपर्याप्त मात्रा में मिलने लगे तो वहीं क्या होता है, उसका जलन वो सही से नहीं जलेगा, जिससे क्या होगा, कज्जली ज्वाला निकलेगी। मतलब कि वो कार्बन का जैसे कि लगेगा कि कुछ ब्लैक ब्लैक जैसे धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा, तो वो होते कज्जली ज्वाला। जैसे गैस अथवा केरोसिन के स्टोव में वायु के छिद्र के लिए छिद्र होते, इसीलिए देखे होंगे गैस होता है, केरोसिन होता है, उसके केरोसिन के जो स्टोव यूज होते हैं तो उनके नीचे हमेशा बारीक छेद इसीलिए रखा जाता है कि वो हवा वायु आसान से पहुंच सके और पूरी तरीके से उसका दहन हो पाए और धुआं न बने। अब हम यहाँ देखेंगे जैसे कि हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इन यौगिकों के से अत्यधिक काले धुएं और पीली ज्वाला निकलती है। तो ऐसे जो होते हैं हाइड्रोकार्बन, अगर उन्हें जलाएं तो ज़्यादा मात्रा में एक तो पीली रोशनी निकलती है और क्या होती है, धुआं भी अत्यधिक निकलता है। जैसे बर्तनों के तले काले होने का कारण यही होता है इनका, कि वायु छिद्र अवरुद्ध हो गया। जैसे क्या होता है, कभी कभी गैस में जो जहाँ से गैस निकलता है वहाँ से क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर वो छेद बंद हो जाने के कारणवश तो बर्तन ब्लैक कलर का होने लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि आपका जो ईंधन है वो पूरी तरीके से जो गैस है वो जल नहीं रहा है, उसका अपूर्ण दहन हो रहा है। तभी ये उसमें क्या होता है, काले रंग का एक परत बनने लगेगा नीचे, जो कि कार्बन की लेयर होती है। कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होते हैं। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक है। इसका मतलब ये है कि कोयला और पेट्रोलियम में क्या होता है, कुछ मात्रा नाइट्रोजन सल्फर, जो कि क्या जलाने पे ये भी क्या करते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। तो इनसे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब दूसरा टॉपिक हम देखेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। जैसे एल्कोहल हो गया C2H5OH, या तो इसी को CH3CH2OH लिख सकते हैं। ये क्षारीय या तो अम्लीय, अगर क्षार लेना है तो KMnO4 लीजिए, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। और अगर अम्ल लेना है तो K2Cr2O7 लीजिए, जिसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। इनमें से कोई एक लीजिए और उसको क्या साथ क्या कर दीजिए, उसको रख करके उसमें और उसको हीट दीजिए। जब गर्म करेंगे तो हमें निकल के क्या देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि CH3COOH का निर्माण करेगा। तो ये होता है ऑक्सीडेशन। और ये जो KMnO4 हैं, ये ऑक्सीकारक का काम करते हैं, क्योंकि यही क्या किए हैं, ऑक्सीजन को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनका नाम है ऑक्सीकारक है ये दोनों। तो पूछता है कि ऑक्सीकारक का काम कौन करता है, तो ये ऑप्शन में रहता है या MCQ क्वेश्चन में, तो इसको हम टिक करेंगे, इनमें से कोई भी एक दिया हो। अब तीसरे नंबर पे आता है संकलन अभिक्रिया या योगात्मक एडिशन रिएक्शन। पैलेडियम पीडी निकिल Ni जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले हम देख लेते हैं जो ये उत्प्रेरक लिखा है, इसका मतलब वे पदार्थ जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते। क्या होता है, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन उस अभिक्रिया को क्या करते हैं, तेज कर देते हैं, उसकी दर को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे स्कूल के बस में बच्चे क्या होते हैं, बैठ के जाते हैं, तो
स्कूल तक पहुँचा देती है, लेकिन वो साथ में उनके बैठ के नहीं हर जगह या पढ़ना, बस बस को ले जाना, बस खेलेगी थोड़ी ना, केवल वो एक उस क्रिया को कर दी और वो क्रिया हो गई, बस वो फिर उसका कोई रोल नहीं रहता। बस उसके उस काम को तेज़ी से करवा दिया, बस यही उसके काम है। तो ऐसे ही पैलेडियम और निकेल का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि वनस्पति तेलों से हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हो गया हमारा, ये कंपाउंड हो गया डबल बॉन्ड का, तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिससे, और ये क्या होते हैं, ये तेल होते हैं, ऑयल, और इनमें निकले पैलेडियम, अगर हम किसी एक एलिमेंट का यूज करके हाइड्रोजन इसमें क्या करें, और इस कंपाउंड में हम हाइड्रोजन ऐड करें, फिर उसको क्या, तो करने पे हमें देखने को मिलेगा कि क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, डबल बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और इसके अगल-बगल हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, घी का निर्माण होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि तेल हमारे लिए तो स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन घी स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। डबल ट्रिपल बॉन्ड खाने योग्य हमारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे खाने योग्य कौन सा नहीं होता है, घी नहीं होता, जो कि सिंगल बॉन्ड से बना होता है। अब यहाँ पे लिखा प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्लोरीनीकरण। हाइड्रोजन परमाणुओं के क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने की क्रिया क्लोरीनीकरण कहलाती है। तो ये क्लोरीनीकरण ये अभिक्रिया है कि जब क्लोरीन मेथेन से क्रिया करता है, वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे आप देखिए, तो यहाँ पर एक दो क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ एक क्लोरीन बचेगा तो जुड़ जाएगा, HCl बनेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन इससे जुड़ा, तो एक हाइड्रोजन हटने से CH3Cl बन गया, इसे बोलते हैं क्लोरोमेथेन। अब क्या करेंगे, फिर इस CH3 को उसी रखे रहेंगे मेथेन को, तो फिर क्या होगा, फिर रिएक्शन में उसमें दिखाएगा CH3Cl, फिर क्लोरीन से अब क्रिया करके सूर्य के प्रकाश में ही एक क्लोरीन फिर जुड़ेगा, तो क्लोरीन की मात्रा 2 हो जाएगी। अब हाइड्रोजन एक हटेगा तो बचेगा 2, तो ये हो गया CH2Cl, और एक हाइड्रोजन हट के यहाँ एक Cl से जुड़ जाएगा तो HCl फिर बना। फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे तो CH3 CH2 में क्लोरीन फिर जुड़ेगा अगर, तो सूर्य का प्रकाश में, तो एक क्लोरीन और ये यहाँ बढ़ेगा तो हो जाएगा CH3, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन हटने से हमें एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, CH3 नहीं होना चाहिए, CH2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 होगा, यहाँ 3 नहीं रहेगा, तो यहाँ Cl, एक क्लोरीन और जुड़ेगा तो 3 क्लोरीन हो जाएंगे, तो एक हाइड्रोजन बचेगा, तो यहाँ पे CH Cl3, और यहाँ पे हम लिखेंगे CHCl। इसी CHCl3 को हम बोलते हैं क्या, क्लोरोफार्म। फिर इसके बाद हम देखेंगे तो फिर इस CHCl3 को हम रखेंगे क्लोरीन के साथ ही, तो फिर क्या होगा, सूर्य के प्रकाश में CCl4 और HCl का निर्माण होगा, क्योंकि एक क्लोरीन और जुड़ेगा तो हाइड्रोजन पूरी तरीके से हट जाएगा। तो यही पूरा तरीके से हट के अब बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऊपर क्लोरोफार्म बना, ऊपर क्या, इसके पहले देखिए तो डाइक्लोरोमेथेन बना, ऊपर सबसे क्लोरोमेथेन बना। ये थी क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, जिससे क्लोरीन जुड़ा और क्या हुआ, हाइड्रोजन हटा। ये प्रतिस्थापी क्रिया के अंतर्गत आता है। अब यहाँ हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, जैसे एथिल एल्कोहल, या तो इसे एथेनॉल भी बोलते हैं, जो वाइन या शराब होता है। इसका अणु सूत्र होता है C2H5OH। अगर इसकी संरचना सूत्र देखें तो क्या होता है, इस तरीके से बनेगा C से, तो यहाँ पे 5 कार्बन है, 3 कार्बन इधर हो गए, 1 2 इधर, और एक OH से जुड़ता है सिंगल बॉन्ड से, तो ये हो गया। निर्माण इसका कैसे होता है, सोडा, जैसे गन्ने के जूस को क्या करते हैं हम, उसको सड़ाया जाता है, जिसे किण्वन विधि से इसको प्राप्त किया जाता है। शर्करा, शीरा, ईस्ट, एथेनॉल, इस तरीके से इसका क्रम होता है बनने का। इनके हम भौतिक गुण देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है कि यह एक रंगहीन और ज्वलनशील द्रव है, और इसका क्वथनांक है 315 केल्विन तथा गलनांक है 156 केल्विन। ये NCERT के बुक में ये सारी मेंशन है लाइन। इसमें एक विशेष गंध होती है तथा यह स्वाद में तीखा भी होता है। यह एक अच्छा विलायक है।
विलायक का मतलब इसे अगर हम पानी में घोल दें तो ये घुल भी जाएगा, तो इसलिए इसे एक अच्छा विलायक भी बोला जाता है। और ये अच्छा क्या जलता है, इससे जलाएंगे तो अच्छा ये ज्वलन जलता भी है, ईंधन का भी काम करेगा। इसके रासायनिक गुण की बात करें तो एल्कोहल को जब हम क्या करते हैं, रासायनिक गुण इसका बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एल्कोहल को सोडियम के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो जैसे 2 सोडियम हो गया, और यहाँ पे 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल लेना है, तो एल्कोहल को लिख लेते, क्या बनता है, 2 हमारा मॉलिक्यूल बनेगा सोडियम एथॉक्साइड का, यहाँ C2H5, तो ये Na को सोडियम एथॉक्साइड हो गया, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एल्कोहल को जैसे ही हम सोडियम के साथ मिलाते हैं। तो क्षार धातु जैसे सोडियम पोटेशियम आदि के साथ क्रिया करा सकते हैं, तो इनके साथ हमेशा हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, सोडियम पोटेशियम ये सब जो है। अब हम देखेंगे जैसे जब एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की अपक्रिया कराते हैं तो C2H5OH ये हो गया हमारा एल्कोहल को, जब हम क्या करते हैं इसके साथ हम कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए, और उसके जो टेम्परेचर है 243 केल्विन, टेम्परेचर भी पूछा गया है कितने केल्विन, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन में ये निर्माण होता है। तो एथीन जो है C2 डबल बॉन्ड CH2 इसका निर्माण होता है, या एथिलीन, और वाटर इसमें से बाहर हो जाता है एल्कोहल में से। तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण के रूप में काम करता है, जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। तो निर्जलीकरण का मतलब जल अलग हो जाना है एथेनॉल से, तो यही है निर्जलीकरण। इन दोनों रिएक्शन को जो अभी अभी हमने पढ़ा इसको ध्यान रखिएगा, इसे डायरेक्ट पूछता है इसको पेपर में। इसका उपयोग अगर देखें तो इसका उपयोग, यह एक अच्छा विलायक है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप में भी यूज होता है, टॉनिक जैसी औषधियों में एल्कोहल का यूज किया जाता है। मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में, पेय पदार्थ के रूप में, मोटर एवं हवाई जहाजों के ईंधन के रूप में भी यूज। अब आ गया एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, और सूत्र होता है CH3COOH। इसका संरचना सूत्र देखेंगे तो इस तरीके का है। इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं, जो कि लगभग 3 से 4% होता है। भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं इसके। भौतिक गुण अगर देखें तो यह रंगहीन पदार्थ है, यह जल में तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय है, और इसका जो गलनांक है 290 केल्विन होता है। इसीलिए क्या होता है, ये अगर ज़्यादा ठंडी या जलवायु के शीत के समय यह जम जाता है, इसे इसलिए दूसरा नाम इसका क्या है, ग्लेशिक एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो यह क्या होता है, ठंडियों के समय में इसकी जलवायु जैसे शीत के दिनों में आएगी तो यह जम जाता है, ठोस हो जाता है, इसे ग्लेशिक एसिटिक अम्ल बोलते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, यह दुर्बल अम्ल है, इसका क्वथनांक 351 केल्विन है। और इसका रासायनिक गुणधर्म देखें तो यह पानी में घोलने पर नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्योंकि ये अम्ल है तो अम्ल क्या करता है, लाल कर देगा लिटमस को। एस्टरीकरण अपक्रिया देखते हैं पहला, तो क्या है, जब हम क्या करते हैं एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल से अपक्रिया कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में एस्टर का निर्माण होता है और वाटर रिलीज होती है, तो इसी को हम एस्टरीकरण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल, एथेनॉल अभी अभी पढ़ चुके हैं पहले, उसके बाद एथेनोइक, इन दोनों को जैसे ही रिएक्शन करा दें, वो भी कौन सा अम्ल लेना है, H2SO4 की उपस्थिति में, तो एस्टर और वाटर बाहर हो जाते हैं। एस्टर का जो गंध होता है वह मृदु होता है, मधुर होता है। एस्टर का उपयोग इत्र बनाने और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में भी किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग पूछ सकता है, इत्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एस्टर का प्रयोग किया जाता है, और इसकी गंध मृदु होती है। साबुनीकरण देखते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH तथा एस्टर की अभिक्रिया कराने से क्या बनता है, एल्कोहल तथा सोडियम एसीटेट या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का
सोडियम लवण बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। जैसे कि ये हो गया तो हमारा एस्टर, एस्टर को हम कर दिए क्षार से अभिक्रिया, क्षार क्या है, NaOH। इसको कराने से फिर से वापस क्या मिल जाता है हमें, ये मिल जाएगा एल्कोहल, और यहाँ पे हमें मिल गया ये CH3COONA, जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बोलते हैं, या सोडियम एसीटेट भी इसे बोल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एसिटिक अम्ल का क्षारक NaOH के साथ अभिक्रिया। अब एसिटिक अम्ल को हमने वहाँ पे अभी अभी अभिक्रिया करा के देखा कि उसमें क्या भी निर्माण हो रहा था। इसमें क्या मिला कि हमें वहाँ पे मिला सोडियम, एस्टर के साथ सोडियम का अभिक्रिया कराया गया। इधर देखते हैं कि एसिटिक अम्ल का क्षार से अभिक्रिया कराए तो क्या मिलता है, CH3COO के साथ NaOH कराएंगे तो यहाँ पे CH3COONA जो कि सोडियम एथेनोएट वहाँ मिला है, या सोडियम एसीटेट, और फिर वाटर बाहर रिलीज हो जाता है। फिर हम क्या देखें, एसिटिक अम्ल का जब कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराए तब क्या मिलता है। इसमें हम देखें तो 2 मॉलिक्यूल CH3COOH एसिटिक अम्ल के साथ सोडियम कार्बोनेट को क्रिया कराए तो CH3COONA जो कि सोडियम एसीटेट, और फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही अगर CH3COOHO को हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो CH3COONA और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो हमने देखा कि वहाँ पर उसके ऊपर हमने देखा कि सोडियम एसीटेट वहाँ मिला, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में हमने देखा कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ भी क्रिया कराते हैं तब पर भी हमें यहाँ पर सोडियम एसीटेट की प्राप्ति हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन पूछा जाता है। इसका प्रयोग देखिए प्रयोगशाला में विभिन्न रूपों में होता है, जैसे सफ़ेदा एसीटोन एसीटेट लवण में, सिरके के रूप में, रंग कागज रेशम उद्योग बनाने में, कार्बनिक अभिकारकों के विलायकों के रूप में भी यूज होता है इसका। अब हम देखेंगे कि साबुन क्या है, सोप। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक या वसी अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। मतलब किसका किसका लवण होना चाहिए, सोडियम या पोटेशियम के लवण, वो भी कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ जुड़े हो और उच्च अणुभार के साथ, तो वो कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो साबुन का निर्माण कैसे होता था, साबुनीकरण, जैसे NaOH के साथ एस्टर मिला देते, तो ये एस्टर है, इसमें NaOH, तो यहाँ पे हो गया C2H5, ये हो गया एल्कोहल, और यहाँ पे सोडियम एसीटेट हो गया। तो इसको हम देखे थे वहाँ पर करवा के रिएक्शन। तो यही क्या है, यही सोडियम एसीटेट जो है एक लवण है, जो कि इसी की क्या होती है, लंबी चेन होती है साबुन के अणु में। तो साबुन के अणु की संरचना में अगर देखें तो C17H35COO NS, तो यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ प्लस लगा है। तो इसको हम देखें अगर, तो इसमें इसकी जो संरचना एक साबुन के अणु की होती है, वो इस तरीके से, जो इस तरीके से ये ऊपर नीचे इस तरीके से गए हैं लाइनें, तो ये क्या होते हैं, कार्बन 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 इस तरीके से 17 बार जुड़े होते हैं। फिर उनमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन 35 बार होते हैं। फिर एकदम अंत में जाकर के यहाँ पे COO और Na होता है। तो इस तरीके से ये जुड़ा होता है। तो इधर वाला जो इधर का पूंछ वाला भाग है या टेल इनका भाग जो है वो C17H35 होता है, और जबकि ये एकदम ऊपर का जो भाग होता है वहाँ पे जुड़ा होता है COO Na, COO पे माइनस और Na पे प्लस का चार्ज होगा। तो क्या होता है, जो इनका जो आयनिक भाग वाला सिरा होता है, जो कि आगे का सिरा होता है, वो जल में घुलता है, इसलिए इसे जल रागी बोलते हैं। और जबकि यहीं पीछे वाला जो भाग का है कार्बोहाइड्रेट वाला, तो ये जो मैल या गंदगी में या तेल में ये विलेय होता है, इसे बोलते हैं जल विरागी। क्योंकि विरागी, जल विरागी मतलब जो जल से प्रेम न करता हो, वो किससे प्रेम करता है, मतलब कि
तेल में ये घुल जाता है, मतलब तेल से ये प्रेम करता है। और ये जल विरागी जो है, यदि जल रागी जो है, मतलब ये जल में घुल जाता है, जल से प्रेम करता है। कौन? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये भी आयनिक बॉन्ड, ये भी आयनिक है, और जल में भी, जल भी जो है H2O, ये भी टूटता है तो आयनिक बॉन्ड में टूट जाता है, इसी वजह से ये दोनों आपस में घुल जाते हैं। यहाँ पे देखिए जल रागी या हाइड्रोफिलिक किसे बोलते हैं। साबुन का आयनिक भाग जब जल में विलय होता है तो इसे जल रागी कहते हैं। अब जैसे कि आयनिक भाग कौन सा होता है, COO माइनस और Na+, ये क्या होता है, H2O यानी वाटर में ये घुलनशील होता है, इसीलिए इसे जल रागी बोलते हैं। जल विरागी कौन है, हाइड्रोफोबिक, जिससे जल से डर लगता हो। साबुन का जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग हमने बताया था C17H35, वो किस भाग में घुलता है, तेल में, तो इसलिए इसे जल विरागी शीरा कहते हैं। अब हम ये देखेंगे मिसेल। मिसेल की संरचना का मत, जल साबुन को हाइड्रोजन तेल में से बनता है। मतलब कि मिसेल जो तभी संरचना बनेगी जब इनके साबुन के अणु जो होते हैं तेल में मिलेंगे, तभी बनता है। जैसे साबुन के अणुओं का, अब यहाँ पे देखते हैं मिसेल की परिभाषा। साबुन के अणुओं का आयनिक सिरा जल की ओर तथा जबकि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा, मतलब कि हाइड्रोकार्बन C17H35, तो C17H35 हमारा रहे तो वो हमारा किस में घुलता है, वो सिरा तेल में घुलता है जो मैल की ओर होता है। तो साबुन के अणुओं की इस प्रकार की व्यवस्था की संरचना मिसेल कहलाती है। ध्यान सुनिए, साबुन के अणुओं का आंतरिक सिरा जल की ओर और जबकि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा किधर होना चाहिए, वो तैलीय मैल की ओर होना चाहिए। तो साबुन के अणुओं की इस प्रकार से जो व्यवस्था बनती है, संरचना, वो कहलाती है मिसेल। अब देखिए ये मिसेल है, मिसेल, और मिसेल में अगर हम देखें तो क्या होता है, इसमें जो होता है ये COO माइनस वाला जो सिरा होता है वो हेड होता है, और जो टेल होता है वो R वाला होता है। R का मतलब है C17H35। तो ये है। अब यहाँ पे हम देखें, जैसे मान लेते हैं ये पानी है, पानी में हमने डाल दिया कपड़ा, कपड़े में लगा है तेल, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये ऑयल है। इस ऑयल यानी गंदगी है एक तरीके से, तो गंदगी जो होती है उनमें ऑयल ही लगा होता है, क्योंकि वो ऑयल के फार्म में होते हैं सब। इसीलिए क्या होता है, जब हम पानी डालते हैं तो ये नहीं छोड़ता है, तो नहीं छोड़ेगा तो क्या होता है, हम इसमें डालते हैं क्या, हम इसमें साबुन डालते हैं। साबुन डालने से क्या होता है, जैसे ही साबुन के जो पार्टिकल हैं उन ये इसके पास जाते हैं, और जैसे इसके पास जाते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से इसकी संरचना होती है। तो जो इसकी पूँछ वाला भाग है, टेल वाला, ये जाकर के इसमें चला जाता है, घुल जाता है, किसमें, ये तेल की बूंद में घुलता है। तो ऐसे ही ढेर सारे जितने भी साबुन के पार्टिकल, ये अणु हैं, वो सब जाकर के इसमें घुलते हैं, इसके सिरे, वो भी पिछला सिरा, पूँछ वाला। और जो आगे का सिरा है वो क्या होता है, वो टूट के क्या बना देता है, सोडियम प्लस, और यहाँ पे COO माइनस। तो यहाँ सोडियम प्लस वो पानी में घुल जाता है, और जो ये COO माइनस वाला सिरा है ये आगे की तरफ रहता है। तो ये आगे की तरफ माइनस वाला सिरा COO माइनस, COO माइनस, ये सब जगह माइनस, जो कि सोडियम प्लस वाला ये पानी में घुल गया होता है। अब क्या होता है कि ये हम जानते हैं कि जो इसका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये इस तरीके से जो इस तरीके से जिगजैग लाइन बनी है, ये तेल में घुल रहा है, और जो ये वाला जो है माइनस वाला सिरा, ये पानी में घुल रहा है। तो ये पानी में घुल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर हम देखें तो इस तरीके से एक संरचना बन गई जिसे मिसेल बोलते हैं। अब देखिए जो माइनस, यहाँ भी माइनस, ये माइनस माइनस आपस में तो कभी अट्रैक्ट होंगे नहीं, आकर्षण होगा नहीं, तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, इसीलिए ये दूर दूर तक फैले होते हैं, ये आपस में चिपकते नहीं हैं। तो ये दिख रहा है ना, कहीं आपस में चिपक नहीं रहे, इसी कारण, क्योंकि ये आयन होते हैं, आयन माइनस वाले जो होते हैं
एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर फेंकते हैं, तो इसलिए दूर दूर ये बिखर जाते हैं इसी, और ये पास नहीं रहते। तो मिशेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन क्या होता है, प्रतिकर्षण के कारण भी अविक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिशेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जाते हैं। अब क्या होता है, अब ये वाला जो सिरा है माइनस वाला, ये पानी में घुल रहा है, और ये पूछ वाला है वो किस में घुल रहा है, ये ऑयल में घुल रहा है। तो ऑयल वाला जो होता है उसको ये खींच रहा है, और ये पानी जो है इसके माइनस वाले खींच रहा है। इस प्रकार से क्या होता है, जो ऑयल होता है वो पानी में निकल के चला आता है। पानी में जैसे निकल के आता है तो क्या हो जाता है, जैसे हम उसको थोड़ा सा रगड़ते हैं, थोड़ा सा वो बाहर हो जाता है, साफ हो जाता है। तो यही रीज़न है कि ये आसानी से बाहर आ जाते हैं, मिसेल की वजह से ही होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इसी प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हट जाते हैं। अब यहाँ पे लिख रहा है साबुन मृदु जल में मृदु जल में घुलनशील होते हैं, मतलब मृदु जल में तो घुल जाते हैं, जैसे कि मृदु जल हो गया तो उसमें घुलेंगे। और अघुलनशील पदार्थ जैसे स्कम किसे कहते हैं, जब साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम, कठोर जल किसे बोलते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा होती है, ऐसे लवण जो उपस्थित होते हैं तो उसमें क्या होती है, अभिक्रिया। इन लवणों से क्या होता है, ये अभिक्रिया कर लेता है साबुन, और करके एक सफ़ेद अवक्षेप निर्माण कर देता है जिसे स्कम बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि दही जैसा नहीं होता है, उसी तरीके से ये क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद बना लेता है और कपड़ा साफ नहीं होता है। तो इसी को जो सफ़ेद कलर का ये बनाने की क्रिया को ही बोलते हैं क्या, अवक्षेप बोला गया है। अवक्षेप ने स्कम बोला गया है, या तो इसे अघुलनशील पदार्थ भी कहते हैं। अब हम देखते हैं अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या होता है। जब साबुन हम जानते हैं केवल मृदु जल में ही घुलता है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हमें कठोर जल की प्राप्ति होती है, जैसे कुएं से, तालाबों से, नदियों से। पीने वाला पानी भी यहाँ तक कि कठोर ही रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, इसको देख करके कि कपड़ा इस तरीके से तो साफ हो नहीं पाएगा, और ये अवक्षेप बना लेगा, बार बार स्कम बनाता रहेगा, तो कपड़े से मैल निकलेगा नहीं। तो ऐसा किया जाए कि हम हार्ड वाटर यानी कि ये जो कठोर जल में भी घुल जाए, ऐसा कोई चीज़ तैयार करो, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा डिटर्जेंट। क्या होता है, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले क्या होते हैं, अमोनियम लवण होते हैं। या तो सल्फोनिक लवण होंगे, या तो लंबी कार्बन श्रृंखला के अमोनियम लवण को अपमार्जक कहते हैं, जो कि क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं ये। और इन यौगिकों का आवेशित सिरा जो होता है कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। अब क्या होता है, जैसे कि जो स्कम बन रहा था, जो अवक्षेप बन रहा था, तो ये इनके जो आवेशित सिरे होते हैं कठोर जल में, ये क्या होते हैं, घुल जाते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, वो अवक्षेप बन नहीं पाता, और ये पूरी तरीके से जब घुल जाएंगे कठोर जल में तो उस कपड़े से मैल बाहर हो जाएगी। इस प्रकार वह कठोर जल में भी घुल जाते हैं। सामान्यतः अपमार्जक का उपयोग जैसे शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। तो अपमार्जक का जो उपयोग होता है शैम्पू और कपड़े धोने के उत्पादों में बनाया जाता है। ठीक है, ये बात अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये कार्बन और कंपाउंड्स जो हैं इनके पूरे कंप्लीट हो गए।